आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास का जो आपका हिस्ट्री है, सेकेंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है राजा, किसान एवं नगर। तो इसमें जो एक वंश है, चूंकि पहले पिछले वीडियो क्लास में कुषाण वंश के ऊपर में देख रहे थे और कैसे कैसे यूची कबीला दो भागों में बट गया, एक महान यूची कबीला हो गया और महान यूची कबीला जो आगे चल करके और ईरान के क्षेत्रों में आकर के बस गए और वही धीरे धीरे उसमें पहले राजा आए जिसको कहते हैं कुजुल कटफिसेस। और ये कुजुल कटफिसेस जो है जो वंश चलाए, इस वंश का नाम है कुषाण वंश। तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस तक की बातें हम लोग देखे थे। इसके अलावे इसके जो पुत्र है जिसका नाम है कुजुल कटफिसेस द्वितीय या फिर इन्हीं को कहते हैं भीम कटफिसेस, तो इनके समय काल तक पिछले वीडियो में देखे थे। और आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है कनिष्क को लेकर करके, चूंकि कनिष्क से 12th क्लास के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके और भी अगर बात कर ले तो जो कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं, जहां जहां आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां भी कनिष्क से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। खास करके इसके द्वारा जो संवत की शुरुआत किए जाएंगे वो संवत आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं कनिष्क की ओर और एक एक चीजों के ऊपर में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले कनिष्क, तो इससे पहले थोड़ी सी आपको इतिहास बता दें कि कुजुल कटफिसेस जो कि कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने ईरान के क्षेत्रों से अपना विस्तार कर करके और इधर गंगा की घाटी तक अपना साम्राज्य को लगा दिए थे। और यही इतिहास का पहला ऐसा शासक है कुजुल कटफिसेस द्वितीय, जिनको भीम कटफिसेस भी बोलते हैं, कि जिन्होंने सोने के सिक्का भी चलाए और नियमित रूप से सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्का जो है कुषाणों के टाइम में चलाया गया है। अब ये ध्यान सुनेंगे, एक कहानी और बताए थे कि कुजुल कटफिसेस की लड़ाई होती है इधर चीन के राजा पांचाल से। वो राजा पांचाल कि जिनका विस्तार मत पूछिए, चीन से लेकर करके मध्य एशिया से लेकर के चाहे काला सागर हो, चाहे कैप्सियन सागर हो, भूमध्य सागर है, यानी रोमन साम्राज्य तक इसका क्षेत्र विस्तार था इधर चीन के राजा का, जिनका नाम क्या है, तो नाम है पांचाल। और ये पांचाल से जो है इसके पहले के राजा कुजुल कटफिसेस द्वितीय जो है वो हार जाते हैं। अब आता है बारी भाई कनिष्क का। अब कनिष्क जो है इधर के क्षेत्र के राजा हैं, यानी कुषाण वंश के तीसरे शासक के रूप में आप मान सकते हैं। और पूरे कुषाण का सबसे महान शासक अगर आपसे पूछे तो कनिष्क ही हो जाएंगे। अब बात को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो आपको यही से प्रश्न पूछ दिए जाएंगे कि कनिष्क का राज्य अभिषेक कब हुआ है, तो 78 ईस्वी में। अब ये ध्यान से सुनेंगे, कनिष्क का राज्य अभिषेक यानी जिस दिन ये गद्दी पर बैठते हैं, राजा बनते हैं, राज तिलक इनका होगा, ये कब माना जाता है, तो 78 ईस्वी। अब ईसा पूर्व की बातें नहीं है, अब ईस्वी में आ गए हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात चल रही है। तो अब जितने इतिहास के टाइम आएंगे वो सब अब आगे की ओर बढ़ते क्रम में आपको सोचना है। अब ये ध्यान सुनेंगे, कहते हैं कि कनिष्क का जो शासन है वो लगभग 23 वर्षों का माना जाता है। चूंकि अब ध्यान सुनेंगे, और जब हम 23 वर्ष अगर माने और ये भी माने कि इनका राज्य अभिषेक कब होता है, तो 78 ईस्वी में राज्य अभिषेक होता है। तो इस दौरान लगभग इनके मृत्यु की बात कर ले तो 101 में इसकी जो होती है वो मृत्यु होती है। तो सभी बात को एकदम स्पष्ट करते चल रहा है। ध्यान से सुनेंगे, कनिष्क के टाइम में काफी सारे क्षेत्र का विस्तार भी हुआ। और सबसे बड़ी बात अब आता है कि पांचाल, कि पहले कनिष्क से पहले के जो राजा थे कुजुल कटफिसेस द्वितीय, वो तो चीन के राजा पांचाल से हार गए। तो जब कनिष्क यहाँ राजा बन रहे हैं तो अब कनिष्क और वर्सेस बात कर ले पांचाल की, यानी कनिष्क और पांचाल के बीच लड़ाई होगा। सोचना है कि कनिष्क महान सम्राट है पूरे कुषाण वंश के, क्या जीत जाएगा या हार जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा बात को। कहते हैं कि पांचाल इतने बड़े साम्राज्य के विस्तार करने वाले एक शासक योद्धा टाइप के कह सकते हो। और इधर भारत में कुषाण के तरफ से कोई अगर सम्राट है तो वो है आपका सर कनिष्क है। और दोनों के बीच में लड़ाई हुई। कहते हैं कि पांचाल और कनिष्क के बीच में पहली जो लड़ाई हुई ना सर, उसमें बेचारा कनिष्क हार जाता है। ध्यान से सुनेंगे, यानी कनिष्क के हार हो जाती है और पांचाल फिर से एक बार अपना झंडा जो होते कि एकदम फतेह कर लेता है, एकदम फहरा लेता है, बुलंद कर लेता है। अब ये ध्यान सुनेंगे, पांचाल के फिर एक बार जीत हो गई।
लेकिन ये कनिष्क पहले ही बता दें कि इसके नामों में हम लोग महान लगा देते हैं। महान कनिष्क पूरे कुषाण का महान सम्राट है, तो कैसे किसी से पराजित हो सकता है। कहते हैं कि दोबारा फिर से एक बार सेना एकदम पूरा फिट कर लिए और पूरे सेने की फौज एकदम बढ़िया से तैयार कर करके और दोबारा फिर से एक बार पांचाल से ये लड़ाई लड़ते हैं। और कहते हैं कि जब दूसरी बार पांचाल से लड़ाई लड़ते हैं तो पांचाल की बुरी तरह से हार हो जाते हैं। तो पांचाल अब तक जितना भी क्षेत्र जीता था, इधर मध्य एशिया रेशम मार्ग से लेकर कर करके और इधर एकदम काला सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, रोमन साम्राज्य के क्षेत्रों तक, इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा किसका हो गया, तो कनिष्क का। अब देखिए रहे हैं, आप समझ में आ रहा होगा आपको कि आखिर हम कनिष्क को कुषाण का महान सम्राट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कनिष्क के टाइम में कुषाण वंश का काफी सारा क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे, अब कुछ हम लोग भारत में देख लेंगे। इतने बड़े महान सम्राट कनिष्क के बारे में बात कर ले, जो पांचाल को भी पराजित कर करके और उनके लगभग क्षेत्रों पर ये अपना कब्जा कर लिए। और इनके समय काल में भारत में क्या हो रहा है, तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हो रहा है। अभी जो आपको सेकेंड चैप्टर का जो हम क्रम चला रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 का, तो इसमें हम आपको सबसे पहले एक वैदिक के बाद पढ़ाए थे, मगध के उत्कर्ष, और उसमें एक साम्राज्य की बात किए थे, जिस साम्राज्य को कहते हैं, साम्राज्य नहीं कह सकते उसको, वंश कहे थे, उसको कहते हैं हर्यक वंश। और हर्यक वंश में हम लोग बात किए थे बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में बताए थे आपको कि जब भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण हुआ, यानी मृत्यु हो गया, तो ठीक उसी वर्ष जो है अजातशत्रु के शासनकाल चल रहा था, उन्होंने पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाए। इसके अलावा उस समय राजधानी राजगीर थी, तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो सभा बने वो राजगीर में ही। और दूसरी बौद्ध संगीति की बात कर ले तो वो कालाशोक के टाइम में किए गए थे, ये ध्यान रखेंगे। और कालाशोक जो है वो एक बार राजधानी पुनः लाने वाला है, कहां पे, तो पाटलिपुत्र। लेकिन वो दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक अपने शासन काल में जो संगीति करवाया था वो आपका वैशाली में गंगा ओपार, ठीक है, पाटलिपुत्रा गंगा ई पट्टी पर जाता है और उपट्टी वैशाली पर जाता है, तो गंगा के ऊपर वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाए। इसके बाद आते हैं महान सम्राट अशोक, जो तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन इतिहास में कराते हैं, जो खास करके चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का लड़का जी। तो अशोक तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाते हैं। उसके बाद इतिहास में चौथी बौद्ध संगीति की जब बात आती है तो फिर ये महान सम्राट कनिष्क की बात आती है। तो ये ध्यान रखेंगे, इन्होंने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाए और ये कहां करा रहे, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था इसमें तीनों बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार में ही हुआ था। जिसको आपको एक बार जानकारी दे दे, पहली बौद्ध संगीति के आयोजन की बात कर ले तो राजगीर, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अगर कहें तो वैशाली में गंगा के उत्तर साइड में, और तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के टाइम में गंगा के दक्षिण साइड पाटलिपुत्र में। अब चौथी बौद्ध संगीति का जब आयोजन किया जा रहा है कनिष्क के टाइम में, तो ये डायरेक्ट कुंडल वन में किया जा रहा है। अब यहां ध्यान से समझेंगे, प्रश्न ऐसे भी आता है कि कहां किए जा रहा है, तो जगह का नाम याद रखेंगे, इसको कहते हैं सर कुंडल वन, ये ध्यान रखेंगे। कुंडल ग्राम मत लिख दीजिएगा, क्योंकि इतिहास में जब आपको जैन धर्म पढ़ाएंगे तो शायद एक कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि वहां महावीर स्वामी के बारे में जब आपको बताएंगे तो महावीर स्वामी जो है वो बिहार के कुंडल ग्राम से संबंधित है। और जो कुंडल ग्राम का जो एरिया है वो बिहार के वैशाली में पड़ता है, गंगा के उत्तर साइड में। तो ये ध्यान रखेंगे इन सभी बातों को। तो कुंडल वन की जब बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, ये यहाँ पे जिसे आज दो वर्ग में बट गया, इधर लद्दाख और इधर जैसे कि जम्मू और कश्मीर, तो ये ध्यान सुनेंगे इधर, यानी सीधे अबरी बिहार के बाहर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हो रहा है। बाकी तीन के तीन बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ है, तो बिहार में। अब ये ध्यान से सुनेंगे, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कनिष्क के टाइम में किया गया और बिहार के पार डायरेक्ट एकदम उत्तर भारत में किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में, जिस जगह का नाम क्या है, तो कुंडल वन। और पहली बार ये बौद्ध इतिहास में ऐसा होता है कि भाई इस सभा में 500 भिक्षु जो है केवल वो शामिल हुए। अब ध्यान समझेंगे, 500 भिक्षु यहाँ पे शामिल हुए। पहली बार बिहार के भी बाहर में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के आयोजन कराया जा रहा है, सभा का आयोजन कराया जा रहा है, जिसको
चौथी बौद्ध संगीति भी कहते हैं। और इसके जो अध्यक्ष की अगर हम बात कर ले तो अध्यक्ष कौन है, तो वसुमित्र जी है। ये ध्यान से सुनेंगे, अध्यक्ष कौन है, वसुमित्र जी। अब ध्यान सुनेंगे, कनिष्क के ही शासन काल में ये बौद्ध धर्म जो है ना सर, वो दो वर्ग में बट गया। एक का नाम है हीनयान और दूसरा का नाम है महायान। ये ध्यान सुनेंगे, यानी बौद्ध धर्म की मुख्य रूप से दो शाखाएं देखी जा रही है, एक हीनयान और दूसरा क्या है, महायान। चूंकि कनिष्क के टाइम में ध्यान से सुनेंगे, अब बौद्ध धर्म के चीजों में चेंजिंग देखा गया। ये चौथी बौद्ध संगीति में बहुत सारे चीजों पे मतभेद होने लगे। आजकल नया वैरायटी, जैसे आजकल कैसे हो गया है कि हर चीज में पीछे वाला जो इतिहास है और आगे जो इतिहास चल रहा है, तो उन सभी चीजों में तरह तरह के चीजें जोड़ दिए जाते हैं। सर बात ना, तो अब क्या हो रहा था, ये मतभेद किस बात के है, तो मतभेद बहुत सारे चीजों को लेकर के चेंजिंग। अब कई लोग ये कह रहे थे कि भगवान बुद्ध एक आदमी नहीं है, भाई बुद्ध इतना कुछ करके है तो मेरे लिए भगवान ईश्वर के समान है। तो ये कनिष्क के टाइम में अब महात्मा बुद्ध को आदमी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उनको एक महान जो है कि ईश्वर का दर्जा दिया जा रहा है। तो ये याद रखेंगे, पहली बार कनिष्क के ही शासन काल से बुद्ध अब एक बुद्ध नहीं रहेंगे, प्रबुद्ध व्यक्ति ही नहीं, बल्कि उनको ईश्वर की संज्ञा दिया गया और उनको भगवान मान कर करके और उनकी मूर्तियां भी बनानी शुरू कर दी गई। अब ये ध्यान से सुनेंगे, कनिष्क के समय में जो एक नई शाखा उभर के आई जिसको कहते हैं महायान, और ये महायान समझेंगे कि बौद्ध धर्म में परिवर्तन। तो जो विचार आया कि नहीं मूर्तियां बननी चाहिए भगवान बुद्ध के, तो ये महायान है सर। और जो लगता था कि नहीं जैसे जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई मूर्ति उर्ति नहीं बनेगा, कोई मांस उंस नहीं खाएगा, पुरानका सिस्टम पर जो बौद्ध धर्म रहेगा, उसके भी जो फॉलोवर्स थे वो हीनयान है। अब देखो, कोई दुनिया में कितना भी कुछ करता है तो उसके फॉलोवर्स होते हैं। बदमाश का भी अपना कोई ना कोई फॉलोवर्स होगा और हीरो का भी कोई फॉलोवर्स होता है, भले किसी का कम या किसी का ज्यादा है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिसका कोई ना कोई, अगर आप कुछ बोल रहे हो और आपके फेवर में सपोर्ट में कोई एक आदमी भी ना आए। ध्यान रखेंगे बात को। जैसे मान लेते हैं कि हमारे देश में ही रख लेंगे, बहुत सारी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि बीजेपी की एक को सीट वो नहीं आए, चाहे बीजेपी के फॉलोवर्स एक को नहीं होगा और कांग्रेस का बहुत ज्यादा होगा। लेकिन कभी यह भी नहीं हो सकता है कि बीजेपी के ही चाहने वाले और बीजेपी के ही देशवासी एक देशवासी बीजेपी की तरफ चल जाएंगे और कांग्रेस की तरफ में एक भी नहीं जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो हर आदमी का अपना अपना एक अनुयायी फॉलोवर्स हो ही जाता है। अब ये ध्यान से समझेंगे, जैसे एक बात की चर्चा कर ले कि जब आप 10वां में थे तो वहां पढ़े थे मार्टिन लूथर के बारे में। और मार्टिन लूथर क्या है, तो वो पोप के विचार में जो है कि एकदम गड़बड़ावे वाला आदमी है। पोप कहते थे कुछ और मार्टिन लूथर कहता था कुछ। तो वहां जिसे आप लोग पढ़े थे कि रोम वाले क्षेत्रों में जो रोम था वहीं पे पोप रहते थे इटली में, और पोप ईसाई धर्म के गुरु थे। वो ईसाई धर्म में तो यहां तक कह दिए भाई कि हमारी बात भगवान से होती है, हम जो बोलते हैं वो हमको भगवान अपना मैसेज दे रहे हैं और हम भगवान के प्रतिनिधि टाइप के हैं। और पोप अंधविश्वासों में दुनिया को ले जा रहे थे भाई। वो कहते थे कि फलाना जगह भूत रहता है, तब मार्टिन लूथर कहा कि भूत रहता है, पोप झूठ बोलता है। अब घरे खूब प्रिंटिंग विंटिंग के जमाना आ गया था, तो ये मार्टिन लूथर का किया कि सब जगह सटवा दिया कि फलाना जगह आज रात के जा रहे हैं, पोप कहते हैं कि वहां भूत रहते हैं और ये बात प्रमाणित कर रहे हैं। और सब आदमी मिल करके जहां पोप कहे कि भूत रहता है और वहीं पर वो जा करके पूरा ढेर मनी आदमी के डेरा डलवैले था। और पता चला कि 9 बजे 10 बजे पोप कहे कि 12 बजे एकदम आ जाएगा, प्रेत का साया रहता है, कोई मत जाना। और 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, ऐसे कर करके भोर हो गया, भूत आइबे नहीं किया। तो कुछ ना कुछ फॉलोवर जो थे अब वो पोप की बातें ना मान करके और मार्टिन लूथर को कहते थे कि तुम सही कहते हो, तुम हमको आइडियाज दो कि कैसे रहना चाहिए। तो मार्टिन लूथर का भी कुछ फॉलोवर्स हो गया और ऐसा नहीं हुआ कि पोप के एक भी फॉलोवर्स ही नहीं हुए। तो कुछ पोप को मानने लगे। वहां देखे थे कि ईसाई धर्म 2 वर्ग में बट गए, एक कैथोलिक में और एक प्रोटेस्टेंट में। ठीक उसी तरह से याद रखेंगे कि यहां पर सभा का आयोजन किया गया, आज सभा में मतभेद हो गया। एक में खास कर करके ये नागार्जुन की बात निंदनीय चलती है जी। नागार्जुन बड़ा विद्वान आदमी थे। अब इतने से समझ सकते हैं कि नागार्जुना को भारत में आइंस्टाइन का संज्ञा दिया जाता है। ध्यान सुनेंगे, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रेन का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति थे, जो यहूदी टाइप में आते थे, जिसको मार के भगाया जा रहा था जर्मन से। हिटलर का दौर चल रहा था और जर्मन से उनको भगाया गया, अमेरिका में चले गए वो, और न जाने दुनिया में इतना नाम रोशन कर दिया। शायद अगर वो हिटलर
के हत्थे में आ जाते और हिटलर जैसे यहूदियों को मार रहा था वैसे उनको भी मार देते तो उनका इतिहास से रह जाता, दफन हो जाते। लेकिन कहीं ना कहीं वो चले गए दूसरे जगह पे और वहां पे जा करके मत पूछिए, सब लोग जानता है E बराबर mc², जिसके सिद्धांत पे परमाणु बम वगैरह का निर्माण हुआ। दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रेन का इस्तेमाल करने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये ध्यान सुनेंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन से इनका कंपेयर किया जाता है किनका भाई, तो नागार्जुन को। अब ये ध्यान सुनेंगे, जबकि नागार्जुन पहले आ रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन बाद में आएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। तो आप फैक्ट्स के रूप में जल्दी जल्दी खाली देखेंगे, यहाँ पे कंपेयर नहीं, जब लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने आएंगे तब वहां बताएंगे कि आगे आने वाले वर्ल्ड में एक आदमी और हमारे भारत में इतिहास में पीछे पहले आ जा रहे हैं, लेकिन उनको पहले जो आए हैं उनको बाद वाले से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि बाद वाले को पहले जो आया है उनसे कंपेयर करना चाहिए था। तो वहां पे डिस्कस बाद में करेंगे, अभी फैक्ट्स डायरेक्ट वे में सुन लीजिए। नागार्जुन, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को। और ये याद रखेंगे, इसकी तुलना किससे की जाती है अगर कहा जाएगा तो मार्टिन लूथर से। ये ध्यान सुनेंगे, भारत में नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है, तो ये मार्टिन लूथर से, जो मार्टिन लूथर ईसाई को दो वर्ग में बांटने में अपना योगदान दिया। ठीक उसी तरह से इन सभी के योगदान के कारण हमारे यहाँ बौद्ध धर्म अपने विचार के कारण बौद्ध धर्म दो वर्ग में बट गए, एक महायान और एक हीनयान। देखिए महायान वाला मांस भी खाएंगे, महायान वाले भगवान बुद्ध के मूर्ति की प्रतिभा मान करके और भगवान बुद्ध को ईश्वर ही एक व्यक्ति नहीं उसको ईश्वर का दर्जा देंगे। जबकि ध्यान सुनेंगे, जो हीनयान है उनका कहना था कि बुद्ध भी हमारे तरह जन्म लिए, बुद्ध भी आपके तरह जन्म लिए हैं, उनका भी एक राज परिवार है अपना, उनके पिता है, उनके माते हैं, उनका विवाह हुआ था, उनके बच्चे हैं राहुल। तो एक कहीं ना कहीं वो एक व्यक्ति है, लेकिन हाँ वो दर दर तपस्या किए, अपने आप को जाने, स्वयं को जाने, दुनिया को, संसार के सभी रीति रिवाज, सुखों को, सब चीज को वो समझे और वो हमसे बहुत आगे चले गए। अब वो व्यक्ति ही है, लेकिन वो उनको सर्वोच्च ज्ञान का आभास हो गया। अब वो एक साधारण आदमी नहीं, वो एक प्रबुद्ध व्यक्ति हो गए। तो एक पवित्र पुरुष के रूप में केवल भगवान बुद्ध को मानते थे, इनको भगवान उगवान नहीं मानते थे, पवित्र पुरुष का दर्जा देते थे, वही है हीनयान। जबकि ये लोग महान बता कर करके, उनको ईश्वर बता करके उनकी जो है प्रतिमा बनाना शुरू कर दिए। तो यहाँ बौद्ध धर्म दो वर्ग में बट गया, हीनयान और महायान। इतना ज्यादा आपको ध्यान भी नहीं रखना है, सिंपली क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध धर्म के दो शाखा निम्न में से कौन है, तो हीनयान और महायान। याद रहेगा आपको, महायान परिवर्तन है, हीनयान परिवर्तन नहीं है। चलिए ये ध्यान सुनेंगे। अब महायान की बात है तो अभी ध्यान सुनेंगे, महायान में ही तो भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनेगी, क्योंकि हीनयान में मूर्ति पूजा होगा ही नहीं, मूर्ति बनेगी नहीं। तो मूर्ति की बात कर ले तो कनिष्क के टाइम में बुद्ध के दो कला शैलियों में मूर्ति का निर्माण हो रहा है। एक कला शैली जिसको गंधार कला शैली कहते हैं और दूसरा कला शैली जिसको कहते हैं सर मथुरा कला शैली। अब बढ़िया से सुनेंगे, बारीकी से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब दो कला शैली में मूर्ति बन रहा है, यानी अब भगवान के जो मूर्तियां बनी है कनिष्क के टाइम में, तो उससे पता चलता है हीनयान की महायान तो महायान। ठीक है, अब यह ध्यान से सुनेंगे, जो गंधार कला शैली में मूर्तियां बनी उसमें काले स्लेटी पत्थरों का प्रयोग किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। जो मथुरा कला शैली में मूर्तियां बनी उसमें लाल बलुआ पत्थर के जो है वो इस्तेमाल किया गया है। जैसे आप रेड फोर्ट, ताजमहल बोल रहे, रेड फोर्ट यानी लाल किला का आप नाम सुने होंगे, तो लाल किला जो है वो भी लाल बलुआ पत्थर के ही बने हैं। तो ये याद रखेंगे, जो मथुरा कला शैली में मूर्तियां बनती थी उनमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था, और जो गंधार कला शैली का में इस्तेमाल किया गया है उसमें काले स्लेटी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। गंधार कला शैली की बात कर ले तो इधर याद रखेंगे, इधर साइड में यूनान के एक देवता थे और अपोलो, याद रखेंगे देवता का नाम क्या है सर, तो अपोलो है। और इसी अपोलो देवता का नकल कर करके और इधर जो है भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। बेहद भगवान बुद्ध की मूर्तियां दोनों कला शैली में अलग है। हम लोग एकदम कोमल सा जो भगवान बुद्ध की मूर्तियां देखते हैं, जो दिखने में बड़ा एकदम सुशील जैसे देवता समान दिखते हैं, तो वो जो कला शैली है वो याद रखेंगे मथुरा कला शैली है। और एक ऐसा भी बनाया गया है भगवान बुद्ध की मूर्तियां, जैसे अफगानिस्तान के क्षेत्र में मिला है एक मूर्ति, पाकिस्तान के बाद मुस्लिम कंट्री अफगानिस्तान में, यहां वनियान में जो भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिले हैं, मत पूछिए ये बुद्ध की मूर्तियां 150 फीट ऊंचा है। हम लोग जो एकदम छोटे छोटे भगवान की प्रतिमा देखते हैं, ये 150 फीट ऊंचा और विशाल काया वाला, यानी विशाल शरीर में इनको
ढाला गया है ये कोई और नहीं है, बजरंग बली नहीं है। देखने में तो नीचे से ऊपर ऐसे लगेगा कि बजरंग बली है का, लेकिन ये बजरंग बली नहीं, ये बुद्ध भगवान है, जिसमें बुद्ध भगवान को मोछ भी बना दिया गया है और पूरा बुद्ध भगवान को एकदम बॉडी सोडी एकदम दिखा दिया गया है। तो बानियान याद रखेंगे अफगानिस्तान में स्थित है और यहां मिला है। तो यहां पे याद रखेंगे मथुरा कला शैली का इस्तेमाल ना करते हुए ये गांधार कला शैली का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए ये आपको ध्यान में रखना है। अब बेहद इंपॉर्टेंट ये है कि कनिष्क अपनी दो राजधानी रखता था जी, ये ध्यान सुनेंगे, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था, इधर पांचाल से काफी सारे क्षेत्रों को भी जीत लिया था और इधर बिहार, क्योंकि जब बिहार की बात करते हैं तो कनिष्क का आक्रमण बिहार में भी हुआ था। और जब ये बिहार में आक्रमण करता है तो कहते हैं कि एक विद्वान जिसका नाम है अश्वघोष, ये विद्वान है जो कनिष्क के दरबार में भी रहते थे। इसके अलावे में बिहार से एक विचित्र मुर्गा और एक जो भगवान बुद्ध का कटोरा जिसमें वो भिक्षा मांगते थे, भिक्षा पात्र जिसको बोलते हैं, ये तीन चीज बिहार से लेकर के भाग गया था। कई लोग आदमी आता है आक्रमण करता है तो लूट लाट करके सोना चांदी लेके जाता है, लेकिन ये तीन चीज लेके जा रहा है। सुनिए क्या क्या लेके गया। तो एक विद्वान जिसको अश्वघोष कहते हैं और दूसरा एगो बड़का वो मुर्गा लेके चल गया, ये मुर्गा विचित्र था, मालूम नहीं कैसा मुर्गा है, और एक भगवान बुद्ध का कटोरा लेकर भाग गया। तो ये बिहार पर जब अटैक किया था तब बिहार वहार के क्षेत्र ये जीत चुका था। अब ये ध्यान से समझेंगे, यही अश्वघोष के द्वारा एक भगवान बुद्ध से जुड़ी बातें लिखते हैं बुद्ध चरित्र। तो ये प्रश्न आपसे पूछेगा कि बुद्ध चरित्र की रचना कौन किए? अश्वघोष। और अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में। बाकी एक प्रसिद्ध वैद्य भी है कनिष्क के दरबार में जिनका नाम है, याद रखेंगे, चरक। नाम क्या है इनका? चरक। आप याद रखेंगे। देखिए प्राचीन काल में 3 वैद्य का नाम याद रखेंगे। ईसा मसीह के जन्म के पहले एक वैद्य और ईसा मसीह के जन्म के बाद 2 वैद्य। ईसा मसीह के जन्म के पहले एक वैद्य जिसको हर एक में हम आपको पढ़ाए थे कि जिसका नाम जीवक था, जो राजगीर का रहने वाला था और अपनी शिक्षा वैद्य के लेके आया था तक्षशिला से, ठीक है। और उसका संबंध किससे है? तो बिंबिसार से। तो बिंबिसार के दरबार में एक रहते थे जीवक, ठीक है, जो अवंती वगैरह इस सबसे जोड़ के बताए थे कि अवंती के राजा बीमार पड़ जाते हैं तो जीवक जा करके उनको पीलिया रोग हो जाता है, उनको ठीक कर देता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा ईसा मसीह के जन्म के बाद अगर बात कर ले तो दूसरा प्राचीन वैद्य प्रसिद्ध है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये है चरक। और चरक किसके समय काल के हैं? तो कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। इसके अलावा ईसा मसीह के जन्म के बाद के अगर दूसरा और वैद्य देखें, यानी इतिहास में देखें, तो ये तीसरा प्रसिद्ध वैद्य है जिनका नाम धनवंतरी है। और वो देखने को मिलेंगे जब हम आपको गुप्त वंश पढ़ाएंगे, और गुप्त वंश में एक प्रतापी राजा पढ़ाएंगे आपको जिसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय है, और जो विक्रमादित्य की उपाधि लेगा तो उसके दरबार में एक आदमी रहता जिसका नाम धनवंतरी है, वो भी एक प्रसिद्ध वैद्य है। तो 3 वैद्य एकदम याद रखो, आपका एंशिएंट वैद्य का फिट, पहला आपका जीवक, दूसरा चरक, तीसरा धनवंतरी। चलिए यहां तक आपको बातें याद रखना है। बेहद इंपॉर्टेंट बात पे अब हम आ रहे हैं कि कनिष्क अपनी 2 राजधानी रख रहा है, एक पेशावर। और भैया पेशावर कहां है? तो ये पाकिस्तान के क्षेत्र में है जी पेशावर, ये ध्यान से सुनेंगे। ये पेशावर जिसको आप लोग कई जगह पेशावर न देके और लिखेगा आपसे पुरुषपुर, ये ध्यान रखेंगे। पेशावर ना देके क्या देता है? तो पुरुषपुर। तो कनिष्क अपनी पहली राजधानी पुरुषपुर और दूसरी राजधानी की बात कर ले तो ये मथुरा में। मथुरा कहां पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। ये पेशावर है जहां के गलियों में बचपन में शाहरुख खान जो है वो पेशाब क्या करते थे। अब भैया कोई भी बचपन रहेगा तो कहां पेशाब करे जाएगा? दूसरे देश में जाएगा। अब कितनों महान रहे, शाहरुख खान रहे, चाहे सलमान खान रहे, चाहे पवन सिंह रहे, चाहे खेसारी लाल रहे, सर बात ना, वो तो अपने इलाके में ना बचपन में टॉयलेट करेगा। तो ये कहने का एक मजाक है, भाव है, आप समझेंगे। मैंने ये पेशावर में ही शाहरुख खान का भी जन्म हुआ है, ऐसे आप जल्दी याद रख सकते हैं इस जगह को। ये पेशावर है जी, कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो वो पेशावर न देके पुरुषपुर भी देगा तो आप यही समझेंगे। तो कनिष्क की राजधानी कितने रखते थे? 2, एक पेशावर और दूसरा मथुरा, ठीक है। और इस तरह से कनिष्क के लगभग जो फैक्ट्स होते थे उसको एक वीडियो में अब हम समेट लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अब गुप्त के ऊपर में मात्र 2 वीडियो रहेगा और 2 वीडियो क्लास में गुप्त खत्म कर देंगे। आपका सेकेंड चैप्टर खत्म। यहां से क्वेश्चंस आए वो आपसे एकदम छूटेंगे नहीं। एक सेशन बहुत होगा तो और चलाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर करके। इस बार भी ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है कि मगध के उत्थान का वर्णन करे या विवेचना करे। तो ये
4 अंक के क्वेश्चन मगध से पूछे जाते हैं। अगर 4 अंक इस तरह से नहीं पूछे तो पैटर्न चेंज करेंगे, और कैसे पैटर्न करेंगे, एक बार में आपको कैसे याद करा देंगे, वो अगले वीडियो लेक्चर्स में हम लेके आएंगे। लेकिन उनसे पहले 2 वीडियो लेक्चर्स और गुप्त पे, और गुप्त के बाद तीसरा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर पे, और फिर जो आपका लास्ट ये पूरे पार्ट 1 पार्ट 2 जो हम लोग देखे उसको एक ऑब्जेक्टिव के सीरीज में, लगभग 1 से 2 ऑब्जेक्टिव के सीरीज में क्लियर कर देंगे। तो जो बच्चे नोट्स लेकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बनाते रहेंगे। जब तक हम आपको आगे के नोट्स बना करके नहीं भेजते हैं तो जो आप पीछे का नोट्स बनाए हैं उसको रिवीजन में करना है। हम दावा करते हैं आप भारत के कहीं भी किसी भी कोने से हो, अगर आपको हमारी भाषा समझ में आती होगी, पढ़ाने का शैली समझ में आता होगा, तो आप केवल कर्म में बने रहेंगे। यूट्यूब पे आइए, हमारा वीडियो का पार्ट्स नहीं आता है तो आप जो भी इंटरटेनमेंट करना कर लीजिए, लेकिन जब भी वीडियो का पार्ट्स आ जाए तो उसको अलर्ट होके एकदम कॉन्सेंट्रेट कर करके, ध्यान लगा करके, और आपको पूरा वीडियो बारीकी से खाली देखना है, और जो नोट्स हम आपको देते हैं उसको नोट डाउन करना है। उससे बाहर आपका बोर्ड में कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अपनी तैयारी पूरी करते रहेंगे। काफी सारे बच्चे हमसे अब जुड़ गए हैं जो वैशाली से, कुछ आपका नाम तक याद नहीं रहता, कुछ मोतिहारी से है, जैसे प्रिया पटेल मोतिहारी से है, बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ हमारे बिहार के ही जहानाबाद एरिया से है, कुछ जो है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है, कुछ नाम याद नहीं है उनका, सब जगह हम बता रहे हैं आपको, झारखंड के रांची से है। तो काफी सारे अन्य अन्य शहरों से जुड़ रहे हैं, और हम बेहद कहते हैं कि 6 महीना के बाद उन बच्चों में बेहतरीन अपने आप में वो लगेगा कि हाँ कुछ निर्माण हो गया है। तो बस पढ़ते रहिए और नोट्स से आप अपनी तैयारी जो है पूरी करते रहेंगे, और जो अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं वो नोट्स ले लेंगे, ठीक है। 31 रुपया कुछ बड़ी बात नहीं होता है। कोई आदमी हंस देगा तो आप 31 रुपया की आइसक्रीम गुल्फी खिला दीजिएगा, लेकिन 31 रुपया में हम आपका पूरा हिस्ट्री जो है या फिर ज्योग्राफी या पॉलिटिकल जो है एकदम निचोड़ देंगे एकदम। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।